अब बात शहर शहर चोर के शोर की करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर की अगर बात करें तो यह तस्वीर है सीकर की, जहां चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की कोशिश की, लेकिन ये चोर दुकान के ताले नहीं तोड़ पाए। लेकिन चोरों की ये पूरी हरकत जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो बूंदी की है, जहां चौकीदार को बंधक बनाकर चोरों ने भगवान के घर पर ही डाका डाला। जबकि तीसरी जो तस्वीर है वो श्रीगंगानगर की है, जहां बाइक चोरी की वारदात सामने आई। शहर के गोदारा कॉलेज के बाहर बाइक चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीकर की। सीकर में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर लगाया जा सकता है। तस्वीर सुभाष चौक इलाके की है, जहां बीती रात चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश की है। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह चोर मुंह पर हेलमेट लगाकर दुकान के ताले तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका चेहरा साफ से न दिख सके। हालांकि चोरों की यह कोशिश नाकाम रही, चोर दुकान के ताले नहीं तोड़ पाए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। सुभाष चौक गण परिषद के अंदर है, तो रात को करीब 10 बजे एक चोर आया था। उसने ताले तोड़ने की कोशिश की, तो उसने बाहर वाले ताले तोड़ लिए, लेकिन अंदर वाला लोग तोड़ नहीं पाया। इसलिए वो दुकान के अंदर एंटर नहीं कर पाया, और अड़ोस पड़ोस की 2 दुकानों को भी उसने लोग बाहर के 2 तोड़ दिए, अंदर वाले नहीं तोड़ पाया। और रात को करीब 10 बजे आया था और 10:30 बजे वापस चला गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे भगवान के घर पर चोरों ने डाका डाला। चोर तो चोर होता है, उसके लिए क्या इंसान का घर और क्या भगवान का घर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। एक एक फ्रेम को देखते जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सभी चोर कितनी तैयारी से आए थे और क्या कुछ लूट कर ले गए। सबसे पहले मंदिर के चौकीदार को देखिए, आहट होते ही वो उठ जाता है, टॉर्च संभालता है, लेकिन तब तक एक चोर डंडा लिए उसकी ओर लपकता है। चौकीदार बचाव कर पाता कि दूसरा चोर धारदार हथियार लेकर उसकी ओर दौड़ता है। चौकीदार समझ जाता है कि हिम्मत दिखाना बेकार है, लिहाजा वो सरेंडर कर देता है और चोर उसे शांत रहने का इशारा कर रजाई और कंबल से इस कदर ढक देते हैं कि वो कुछ देख न सके। चौकीदार को निपटाकर चोर मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। दरवाजे के पास वाले दान पात्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाते। फिर दूसरी तरफ के दान पात्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे भी तोड़ नहीं पाते। इसके बाद तीनों चोर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति की ओर बढ़ते हैं, वहां से कुछ उठाते हैं, फिर मूर्ति के पीछे चले जाते हैं और कुछ देर बाद सभी वहां से निकल भी आते हैं। इन चोरों के जाने के बहुत देर बाद चौकीदार निकलता है और वो लोगों को चोरी की खबर देता है। बाद में जांच के बाद पता चलता है कि चोर भगवान पार्श्वनाथ का चांदी का मुकुट, जिसका वजन करीब आधा किलो था, उसे अपने साथ ले गए। पुलिस अब इन सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर चोरों की तलाश में लगी है। उधर श्रीगंगानगर में बाइक चोरी की वारदात बढ़ गई है। शहर के गोदारा कॉलेज के बाहर बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। श्रीगंगानगर में खुली बाइक पार्क करना और उस पर ध्यान न रखना कितना भारी पड़ सकता है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों से साफ हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस सीसीटीवी तस्वीर को। ये तस्वीर गोदारा कॉलेज के बाहर की है। देखिए एक बाइक खुले में पार्क है। देर रात एक बाइक पर सवार 3 लोग यहाँ पहुँचते हैं। तीनों में से एक शख्स नीचे उतरता है और इस बाइक पर बैठ जाता है। पहले वो उसमें मास्टर की लगाता है, फिर कुछ दूर के बाद वो गाड़ी का लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है। लॉक खुलते ही उसके दोनों साथी वहां से निकल पड़ते हैं और वो शातिर चोर भी बाइक लेकर फुर्र हो जाता है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर में इन दिनों बाइक चोर गिरोह सक्रिय है और बाइक चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही हैं और पुलिस भी इस बाइक चोर गिरोह को सलाखों के पीछे पहुँचाने में नाकाम रही है। चलिए बात करते हैं बवाल की और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली जो तस्वीर है वो भरतपुर की है, जहां कोर्ट के बाहर कोहराम मच गया। दूसरी तस्वीर चूरू की है, यहां बकरा मंडी में बवाल मचा। भरतपुर में शादी विवाद को लेकर कोर्ट पहुंचे लड़का और लड़की के परिजन आपस में भिड़ गए।
तो ये 2 जगहों की तस्वीरें और दोनों जगह जमकर बवाल हुआ। डंडों से ताबड़तोड़ वार और मंडी में हाहाकार। लाठी से महाभारत की ये तस्वीरें चूरू की बकरा मंडी की हैं। यहाँ 2 पक्षों में बकरा बेचने को लेकर पहले तो विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते विवाद बवाल में बदल गया। थोड़ी ही देर में बकरा मंडी खूनी जंग का मैदान बन गई। दोनों पक्षों की ओर से जमकर एक दूसरे पर लाठी डंडे चलाए गए। कभी एक गुट भारी पड़ता तो कभी दूसरा गुट हावी हो जाता। जिस मंडी में बकरे के मोल भाव तय हो रहे थे वहां चीख पुकार और हाहाकार मच गया। एक शख्स ने तो खुद की हिफाजत के लिए सिर पर हेलमेट तक पहन लिया और फिर दूसरे गुट के लोगों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाने लगा। इस दौरान लाठी लगने से एक शख्स नीचे गिर पड़ा, लेकिन उस पर डंडों के वार नहीं थमे। इसके बाद मंडी में एक महिला पहुंची और अपने घायल भाई को देखकर छाती पीट पीट कर चिल्लाने लगी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस भी मंडी में पहुंची और इस महाभारत को काफी मशक्कत के बाद शांत करवाया। काफी देर बाद बकरा मंडी में बवाल तो थम गया, लेकिन इस खूनी जंग में दोनों पक्षों के कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बकरा मंडी का ये खूनी जंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में आज राजस्थान बीजेपी की मैराथन बैठक हुई। यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली। इस मीटिंग में आगामी उपचुनाव, संगठन को मजबूत करने और गुटबाजी पर विराम लगाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल। जानकथा भंडार है, मैं इतने सारे कार्यकर्ताओं में बांटता हूँ, तो आपको भी दे दूंगा, लेकिन मैं ले भी लूंगा। राजस्थान में क्योंकि अभी हम लोग पंचायती राज चुनाव में एक अच्छी शानदार जीत हमारी हुई है, आने वाले समय में 90 निकायों के और पंचायती राज के, लेकिन 3 बड़े उपचुनाव, जिसके लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी गंभीर है और हम लोग पूरे तरीके से उसके लिए तैयार हैं। उस पर पूरी चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास अभी होना है और हमारी जो संगठनात्मक पार्टी की गतिविधियां विधिवत रूप से शुरू हों, क्योंकि इस कांग्रेस के कार्यकाल में उनकी बदनीयती के कारण पंचायती राज का निकायों का कैलेंडर बदला और लगभग 2 साल से हम लोग चुनाव में गए हैं। इसलिए संगठनात्मक गतिविधियां कैसे तेज हों, इस पर चर्चा हुई। हमारे जो पार्टी के मोर्चे प्रकोष्ठ हैं, जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बड़ी अहमियत है, उस पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर अध्यक्ष जी का जब जनवरी-फरवरी में प्रवास होगा, उसके नाते भी उनका आगमन हो और पार्टी की यूनिट पूरी तरीके से उनके स्वागत में भी और संगठनात्मक तौर पर भी मुस्तैद और मजबूत दिखे, इस पर पूरी चर्चा हुई है। कुल मिलाकर आज की जो चर्चा थी लंबी थी, लेकिन उस पर राजनीतिक भी और पार्टी की संगठनात्मक तमाम बातों पर विस्तृत चर्चा हुई है। समाप्त होगी, इसमें कोई दो राय हुई नहीं, क्योंकि जब तक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, कोई भी किसी पार्टी में मर्जर नहीं हो। तो मैं सोचता हूँ फिर भी क्योंकि न्यायालय में विषय है, ये अंतिम निर्णय तो उनका ही होगा। जो कुछ हमारी जो अब तक की समझ है उसके हिसाब से बीजेपी आश्वस्त है कि अगर इच्छाओं की सजा जाती है तो बीजेपी सरकार आश्वस्त नहीं है। मैं सोचता हूँ कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन हमारा जो अनुभव है वो वास्तव में उनकी सदस्यता निलंबित होने के पूर्ण रूप से प्रमाण हैं। अब
गुटबाजी का कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने याद किया, शेड्यूल बैठक थी, संगठनात्मक चर्चाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए इस पार्टी में गुट और गुटबाजी ये शब्द इस पार्टी से में देखा ही नहीं जा सकता। सर, विधानसभा उम्मीदवार को लेकर उपचुनाव के बारे में चर्चा हुई। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी दमखम से लड़ेगी, इसी पर चर्चा हुई। उसकी रणनीति के बारे में चर्चा हुई, कौन उम्मीदवार हो तो वो संसदीय बोर्ड। सर, पिछले समय जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी मजबूती वहाँ पर दिखाई है, आपको लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी राजस्थान में धराशायी हुई है, तो पंचायत राज संस्थानों के चुनाव में ये तय हो गया कि मैंडेट गांव के लोगों का कांग्रेस के। ऊर्जा और जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का धमाकेदार इंटरव्यू। बिजली चोरी, छीजत पर काबू पाया। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बातें कही हैं ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने। ईसीपी के अंतरराज्यीय विवाद सुलझाए केंद्र, यह भी उन्होंने कहा है। सौर हाइब्रिड ऊर्जा नीति राज्य सरकार लाई है। सिंचाई के लिए बिजली पानी पर राजनीति करना ठीक नहीं है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू न्यूज 18 राजस्थान को दिया, जिसमें उन्होंने ये सारी अहम बातें कही हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर इनपुट अमित भट्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री बीडी कल्ला ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। कल्ला साहब, आपने एक टाइम 1 दर्जन से ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी बतौर मंत्री संभाली है, और आज भी आपके पास में इंसान की ज़रूरतों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण जो 2 विभाग हैं, पानी और बिजली, वो आपके पास है। पानी और बिजली, इनसे राजनीति पूरी तरह से जुड़ी हुई है। हाल फिलहाल अभी 16 जिलों में रबी की फसलों में सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ किसानों की बातों को मुद्दा बनाया जाता है और उस पर आप पर ये आरोप लगते हैं कि वहाँ पर आप दिन में बिजली देने में फेल हुए हैं, इसलिए किसान रात को सिंचाई करते हुए उसकी मौत हुई है। आपका क्या कहना है सर? देखिए, अभी 16 की जगह 15 जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम दिन के ब्लॉक्स में बिजली देंगे। हमने 15 जिलों में ये बिजली की आपूर्ति दिन में शुरू कर दी। हमारी ये नीयत है और हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 2 सालों में बाकी बचे हुए जिलों में भी दिन में बिजली देने का काम करें, लेकिन इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर, सेपरेट फीडर्स की आवश्यकता, उस पर काम चल रहा है। लेकिन मैं जो राजनीति कर रहे हैं बिजली और पानी के ऊपर, उनसे पूछना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकार ने दिन में इतने जिलों को दिन में बिजली देने का काम किया था क्या? पहले भी क्लस्टर सिस्टम था, हम 4 ब्लॉक में बिजली देते रहे हैं। उसमें प्राय ये समझिए कि 20 दिन तो लोगों को दिन में ही बिजली मिलती है, लेकिन एक क्लस्टर ऐसा आता है जिसमें हमारे रात के ब्लॉक्स चलते हैं। 6-6 घंटे के 4 क्लस्टर्स होते हैं, उसमें कुछ क्लस्टर्स ऐसे होते हैं उसमें रात को बिजली मिलती है, लेकिन प्राय किसानों को 20 दिन तो दिन में बिजली मिलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये स्टेप उठाया कि हम एग्रीकल्चर फीडर को अलग करें, और उसमें हमारी सरकार ने अभी 2 वर्षों में जो काम किया उसके अंतर्गत हम 15 जिलों को दिन में बिजली दे रहे हैं। और मार्च से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि 16वां जिला जो जैसलमेर है उसको भी हम जोड़ पाएंगे। तब जो आपने मूल प्रश्न किया था वो प्रश्न हमारा पूरा हो जाएगा। अब जहाँ तक अभी कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में जो समाचार है कि किसान जो है खेती करते हुए हमारा वहाँ बिजली का कनेक्शन से या उससे नहीं था, वहाँ पे सिंचाई के अलग प्रकार के साधन थे। तो ये मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लोगों ने जो है बढ़ा चढ़ा करके बात की। वहाँ पे हमारा कुओं का कोई कनेक्शन नहीं था, ना हमने वहाँ पे कोई रात को उनको बिजली दे करके कोई पानी सिंचाई के लिए दिया था। तो कई बातें आती रहती है, और आप ये देखते हैं कि जो काम बरसों में नहीं हुआ वो हमारी सरकार करने जा रही है। तो मंत्री बीडी कल्ला का यह पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 7:56 पर। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीकर में हत्या से सनसनी फैल गई है। चचेरे भाई ने छोटे भाई की हत्या की है। 10 साल के भाई की गला रेत कर हत्या की गई है।
तो ये बड़ी खबर सीकर से, जहां पर हत्या से सनसनी फैल गई। चचेरे भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी है। 10 साल का ये बालक जिसकी हत्या की गई है गला रेतकर। आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दाता रामगढ़ इलाके के करड़ गांव की यह घटना है, जहां पर एक चचेरे भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। अशोक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अशोक, पूरा मामला क्या है, जानकारी क्या है? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये दातारामगढ़ में करड़ गांव है। वहां पर जो ये युवक है, इसने अपने चचेरे भाई जो 10 साल का था उसकी गलारेत की हत्या की है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से जो है इस युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हमारी भी गांव में कुछ लोगों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये युवक जो है ये नशेड़ी है और जो है इसके बाद जो इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस हत्या के बाद जो है युवक को जो ग्रामीणों ने पकड़ लिया था और जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच के पूरे मामले की जांच कर रही है अभी। तो अशोक, एग्जैक्ट वजह क्या रही? आपसी रंजिश, ऐसा क्या था कि हत्या करनी पड़ जाती है? देखिए, इस बारे में तो अभी पुलिस पूरा अनुसंधान कर रही है, लेकिन जो हम लोगों को जानकारी मिली है वो ये कि दोनों परिवारों में पहले से रंजिश चली आ रही थी और उसी रंजिश को इस युवक ने अपने मन में पाल रखा था। तो आज इस युवक को अकेला देख के जो है इसने उस युवक को पटक लिया और उसके बाद इसके हाथ में जो एक ब्लेड थी, उस ब्लेड से उसने इसका गला रेत दिया। तो पुरानी रंजिश कोई जो है दोनों परिवारों के सामने आ रही है। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है? बिल्कुल, ग्रामीणों ने मौके के बाद से, वारदात के बाद से उस युवक को पकड़ लिया था और बाद में दातारामगढ़ पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी थी। उसके बाद दातारामगढ़ पुलिस जो है मौके पे पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक आपसी रंजिश में एक चचेरे भाई ने अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी है। 10 साल का ये बालक जिसकी गला रेत कर हत्या की गई है। ग्रामीणों ने इसे धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक युवक को इस तरीके से अपने भाई की हत्या करनी पड़ी है। तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, एक 10 साल के बालक की गला रेतकर ब्लेड से गला काटा गया है, जिसकी वजह से इस बालक की मौत हो गई है। और अब पुलिस जो है वो जांच कर रही है मामले की, आखिर क्या ऐसी वजह थी कि इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक युवक ने अपने 10 साल के चचेरे भाई की हत्या की है। तो सीकर के दाता रामगढ़ के करड़ गांव की यह घटना है, जहां पर एक 10 साल के मासूम की हत्या की गई है। और वजह एग्जैक्ट आखिर है क्या, इसको लेकर के फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। चलिए, इस वक्त आपको सुनाते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि ले लीजिए, फर्टिलाइजर को नीम कोटिंग करके ताकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और हर तरह से किसान को सक्षम बनाने के लिए कानून बनाए गए। और ये किसान के लिए जो चिंता है, ये कई दशकों से भारत में चिंता और चिंतन चला आ रहा है। चर्चाएं हो रही हैं और उस चर्चाओं से जो पॉइंट निकल कर आए, उन पॉइंट के ऊपर पहली बार भारत के अंदर किसी सरकार ने नीति बनाई। अब स्वामीनाथन कमीशन की सब बात करते हैं, लेकिन स्वामीनाथन कमीशन 2007 में हुआ था और 2007 में जो उन्होंने निर्णय लिए उसको उस समय की सरकार ने लागू नहीं करा। अब उनके अपनी कमजोरियां रही होगी उस समय की यूपीए की सरकार की, वो क्यों नहीं उस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उनको वो क्रियान्वित नहीं कर पाए। लेकिन मोदी सरकार में ये ताकत है कि वो उस समय और लगातार जो चर्चाएं और चिंतन हुआ कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर ये कानून, ये फार्म बिल लेकर आए। आज 8वां दौर है जिसमें केंद्र सरकार और किसानों के साथ चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार का कहना, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कहना है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कानून के अंदर अगर कोई उंगली से बता सकता है कि कहां कमी है, तो हम उसमें सुधार करने के लिए
चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये कह देना कि इन कानूनों को बस वापस ले लिया जाए और हम चर्चा नहीं कर सकते, ये बड़ी एक तरफा बात है। क्योंकि आज पहली बार किसान को अपनी उपज बेचने के लिए यह अधिकार दिया गया है कि वो कहीं पे भी बेच सकता है। अब मैं अगर किसान हूं और मैं अपनी फसल में उगा रहा हूं तो मेरा अधिकार है कि मैं उसको बेचूं या ना बेचूं, बेचूं तो कहां बेचूं और मैं कितने दाम पे बेचूं। अब पूरे देश के अंदर रेलवे अपने टिकट अपने तय करता है, हवाई जहाज वाले अपने टिकट अपने आप खुद तय करते हैं। आप मिठाई खरीदने जाते हैं तो मिठाई बनाने और बेचने वाला खुद तय करता है कि वो कितनी कीमत पे बेचेगा। तो फिर किसान को बंदी क्यों बनाया जाए कि वो एक फिक्स्ड रेट पर ही बेचे और एक फिक्स्ड जगह ही बेचे। तो सरल शब्दों में पहली बार किसान मार्केट ना जाकर मार्केट किसान के पास आ रहा है कि हम खरीदना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात इसमें यह है कि किसान पहले से तय कर सकता है कि वो किस कीमत पे बेचेगा। आमतौर से अभी तक क्या होता था, जब खेती फसल तैयार हो जाती थी। पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है। कई भारतीय आत्मनिर्भरता की इस भावना को जी रहे हैं। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। एक ऐसी ही कहानी है नैनोवेदा की, जो आयुर्वेद और नैनो टेक्नोलॉजी को एक साथ लाकर आधुनिक हेल्थ केयर उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। दुनिया के लिए आयुर्वेद भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उपहार रहा है। स्विट्जरलैंड स्थित चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी यूरो अलायंस नैनो तकनीक का उपयोग कर आयुर्वेदिक उपचार को पैकेज्ड उत्पादों में बदल रही है। इन्होंने नैनोवेदा ब्रांड नेम के तहत न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों की अपनी पहली प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की है, जिन्हें भारत, यूरोप, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में बेचा जाएगा। हमने न्यूट्रीफाई इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लीडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर अमित श्रीवास्तव हेड कर रहे हैं। इस एमओयू के अंदर हमने ये पहला लाइन ऑफ प्रोडक्ट आयुर्वेदा पे फोकस्ड नैनोवेदा लॉन्च किया है। सभी नैनोवेदा उत्पाद मेड इन इंडिया है और दुनिया भर में बेचे जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स ज्यादातर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, अश्वगंधा, करक्यूमिन, प्रोबायोटिक्स, आयरन, शहद आदि के साथ डिसॉल्वेबल स्ट्रिप्स के रूप में होते हैं। 2021 के मध्य तक कंपनी हैदराबाद में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों पर शोध करने के लिए $3 मिलियन का केंद्र खोलने की भी योजना बना रही है। नैनोवेदा भारत की विरासत से प्रेरणा लेकर इसे वैश्विक बना रही है। स्वाभिमान भारत का ये एक जीता जागता उदाहरण है।